हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज मैं आपके लिए आपकी एग्जाम के लिए जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी सीरीज लाया हूं। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज्यादा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमीनोटेलिक, ऑप्शन नंबर बी यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर डी गुआनोटेलिक। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यूरियोटेलिक। गाइज, जो जीव सबसे ज्यादा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। दोस्तों, कौन कौन से जीव हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं? तो दोस्तों, जितने भी पक्षी आते हैं गाइज एबीज वर्ग में जितने भी पक्षी है दोस्तों, सभी के सभी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है यूरिकोटेलिक। दोस्तों, सरीसृप जो दोस्तों रेंग कर चलते हैं वह जीव भी दोस्तों यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों, इन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। गाइस, ये उदाहरण आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। गाइज, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज्यादा, उन्हें दोस्तों यूरिकोटेलिक कहा जाता है। और दोस्तों, इन जीवों में जितने भी पक्षी है दोस्तों जो कि एबीज वर्ग में आते हैं, सभी इसके उदाहरण है यूरिकोटेलिक के। गाइज, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज्यादा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमीनोटेलिक, ऑप्शन नंबर बी यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर डी गुआनोटेलिक। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यूरियोटेलिक। गाइज, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का सर्वाधिक उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, उन जीवों को कहा जाता है यूरिकोटेलिक। दोस्तों, वह जीव कौन कौन से हैं? तो एबीज वर्ग, आप जानते होंगे दोस्तों एबीज वर्ग होता है। इस एबीज वर्ग में जितने भी पक्षी है सब आते हैं। जितने भी पक्षी है दोस्तों ये एबीज वर्ग में आते हैं और ये सभी दोस्तों कैसे जीव है? ये सभी यूरिकोटेलिक जीव है। और दोस्तों, किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके उदाहरण है दोस्तों सरीसृप। जितने भी रेंग कर चलने वाले जीव हैं दोस्तों, जैसे कि सांप हो गई, छिपकली हो गई, ये सभी दोस्तों यूरिकोटेलिक जीव है, क्योंकि ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों, इन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यूरियोटेलिक जो जीव है उनसे भी कम पानी की आवश्यकता होती है। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज्यादा कहलाते हैं। तो दोस्तों, उन जीवों को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। और दोस्तों, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं? ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है उदाहरणों के बारे में। तो दोस्तों, जितने भी एबीज वर्ग है जिनमें दोस्तों पक्षी आते हैं, सभी पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों, सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले जीव है दोस्तों, जैसे कि सांप हो गई, छिपकली हो गई, ये सब भी दोस्तों यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और दोस्तों, इन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। एक्चुअली में यूरियोटेलिक जो जीव होते हैं, जो स्तनधारी जो जीव होते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उनसे भी कम पानी की आवश्यकता होती है। तो गाइज, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी पक्षी। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो जीव यूरिक अम्ल का सर्वाधिक उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें कहा जाता है यूरिकोटेलिक। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें यूरिकोटेलिक
टेलिक कहा जाता है। और दोस्तों इसके उदाहरण मैंने कौन कौन से बताए थे, तो दोस्तों एबीज वर्ग में क्या आते हैं दोस्तों, पक्षी आते हैं। दोस्तों पक्षी है, यूरिकोटेलिक जीव है। और दोस्तों ये किसका उत्सर्जन करते हैं, तो मेरे भाई ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी सरीसृप है जो कि रैंक कर चलने वाले जीव है, सभी दोस्तों इस यूरिकोटेलिक के उदाहरण है। गाइज आपका मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, तो दोस्तों कौन सा है, यूरिक अम्ल। ऐसे जीव जो सर्वाधिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन जीवों को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों, तो इसके उदाहरण जितने भी पक्षी है सभी, और जितने भी सरीसृप हैं सभी दोस्तों यूरिकोटेलिक जीव है। गाइज इन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, यह अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, मैं आपको बता दूं मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अगर आपने हमारी विटामिन्स, ब्लड, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। गाइज इसका पार्ट 1 भी देख लेना। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज्यादा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमीनोटेलिक, ऑप्शन नंबर बी यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर डी गुआनोटेलिक। तो गाइज आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुआनोटेलिक। दोस्तों जो जीव गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं सर्वाधिक उन्हें कहा जाता है गुआनोटेलिक। बात यहाँ तक क्लियर है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, गाइज ये उदाहरण ही तो है इंपॉर्टेंट, यही तो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उदाहरणों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो बिच्छू होते हैं, बिच्छू हो गए, मकड़ी हो गई, बिच्छू, मकड़ी, दोस्तों ये सभी दोस्तों गुआनोटेलिक जीव हैं। और ये किसका उत्सर्जन करते हैं मेरे भाई, ये गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज्यादा। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। ऐसे जीव जो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज्यादा उन्हें कहा जाता है दोस्तों गुआनोटेलिक। उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों, बिच्छू, मकड़ी, ये दोस्तों गुआनिन का सर्वाधिक उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों इन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इस कारण दोस्तों इन्हें गुआनोटेलिक जीव कहा जाता है। अब चलता हूं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, बिच्छू का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी गुआनिन। तो गाइज आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुआनिन। दोस्तों जो जीव गुआनिन का सर्वाधिक उत्सर्जन करते हैं, सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है गुआनोटेलिक। उन्हें क्या कहा जाता है गाइज, उन्हें कहा जाता है गुआनोटेलिक, उन्हें गुआनोटेलिक कहा जाता है। गाइज इसके उदाहरण मैंने क्या क्या बताए थे, एक तो बताया था बिच्छू और एक बताया था दोस्तों मकड़ी। दोस्तों ये ऐसे जीव है जो सर्वाधिक उत्सर्जन दोस्तों गुआनिन का करते हैं और इन्हें कहा जाता है गुआनोटेलिक। डायरेक्ट जिस तरीके से दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। बिच्छू का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है तो दोस्तों गुआनिन है। दोस्तों जो जीव सर्वाधिक गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं उन्हें गुआनोटेलिक कहा जाता है और इसके उदाहरण है दोस्तों मकड़ी और बिच्छू। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मनुष्य में निम्न में से किस प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। दोस्तों वृक्क किडनी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है मेरे भाई, किडनी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेटानेफ्रिक, ऑप्शन नंबर बी बोमेन्स, ऑप्शन नंबर सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर डी कोहिनी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेटानेफ्रिक। दोस्तों हमारी जो किडनी होती है मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। गाइज ऑप्शन नंबर बी और सी में दिया हुआ है बोमेन्स और दोस्तों ग्लोमेरुलस। आपको पता है किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, उसे दोस्तों नेफ्रॉन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। दोस्तों ये इसी ही नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस
और दोस्तों वोमेन्स, ये दोस्तों ये किसके भाग है? ये नेफ्रॉन्स के भाग है। गाइज मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। मनुष्य में निम्न में से किस प्रकार के वक्र पाए जाते हैं, किस प्रकार की किडनी पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। दोस्तों किडनी के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। दोस्तों इस नेफ्रॉन के ये भाग है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, वोमेन्स और ग्लोमेरुलस। गाइज अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी हेनले लूप, ऑप्शन नंबर सी मेलपीगी नलिका, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो किडनी होती है इस किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों नेफ्रॉन। दोस्तों हेनले लूप और दोस्तों मेलपीगी नलिका दोनों ही नेफ्रॉन के भाग है, दोनों ही नेफ्रॉन के भाग है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वक्र का वजन होता है। वक्र दोस्तों मैंने पहले भी बताया किडनी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए 250 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 140 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1250 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 1400 ग्राम। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 140 ग्राम। दोस्तों ये 140 ग्राम प्रत्येक किडनी का, आपको पता है एक जोड़ी किडनी होती है, तो जो एक किडनी होती है ना उस एक किडनी का वजन होता है 140 ग्राम। दोस्तों ऐसा तो बुक में लिखा हुआ है गाइज, ऐसा तो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों 170 ग्राम, लगभग 170 ग्राम प्रत्येक किडनी का वजन होता है। लगभग 170 ग्राम प्रत्येक किडनी का वजन होता है। छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं इन बच्चों में जो किडनी होती है उस किडनी का वजन होता है दोस्तों 30 से 40 ग्राम। 30 से 40 ग्राम प्रत्येक किडनी का वजन होता है। गाइज एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। जो आपकी बुक होती है उसमें लिखा हुआ है दोस्तों 140 ग्राम, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में कितना होता है? लगभग में 170 ग्राम किडनी का, प्रत्येक किडनी का वजन होता है। जबकि दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों में प्रत्येक किडनी का वजन होता है 30 से 40 ग्राम। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज एक और बेहतरीन प्रश्न दोस्तों स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक ये क्वेश्चन भी है। मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन नंबर सी हीमोसाइनिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है? तो गाइज ब्लड का रंग होता है हमारा लाल। और ये लाल किसके कारण होता है? तो मेरे भाई ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है? दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों जंतु जगत को जब वर्गों में बांटा जाता है तो दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ दो प्रकार के संघ है। ऑर्थोपोडा संघ और दोस्तों एक है मोलस्का संघ। ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ। दोस्तों इनमें जो जीव आते हैं, इनमें जो कीट आते हैं उनका ब्लड का रंग कैसा होता है? इन संघ के जीवों का जो ब्लड का रंग होता है दोस्तों वो होता है नीला। और नीला किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये हीमोसाइनिन वर्णक के कारण ही ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के जीवों का ब्लड का रंग नीला होता है। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो गाइज मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के जीवों का ब्लड का रंग नीला किसके कारण होता है? तो गाइज हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए वक्र में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर डी पेशी में। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यकृत में। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मेरे भाई यकृत में होता है। गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है यूरिया का परिवहन होता है।
आपको पता है यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन है हमारा, यूरिया का परिवहन होता है ऑप्शन नंबर ए आरबीसी में, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा में, ऑप्शन नंबर सी रुधिर में, ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यूबीसी में। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा में। गाइज प्लाज्मा क्या करता है? 3% तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और लगभग दोस्तों 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अगर आपने हमारी श्वसन तंत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हो। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। यूरिया का परिवहन होता है प्लाज्मा द्वारा और यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। दोस्तों प्लाज्मा 3% ऑक्सीजन का परिवहन करता है और 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। गाइज मैं आपको उत्सर्जन तंत्र के 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। गाइज इन 60 क्वेश्चन में आपको पता होगा मैं प्रत्येक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन तो करवाता ही हूं। लगभग मैं आपको उत्सर्जन तंत्र के 200 से लेकर के 250 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।